मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। स्पष्ट सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है, एनसीईआरटी ने जो बच्चों के किताबें थी उसमें भारत के संविधान की उद्देशिका लगी रहती थी। एक पेज वो होता था, उसे एनसीईआरटी ने अब हटा दिया है। एनसीईआरटी ने एक कदम क्यों उठाया है? वो भी एक सरकारी संस्थान है, किसी न किसी का दबाव रहा होगा तो उठाया है। सबको अपनी नौकरी प्यारी होती है। इसके ऊपर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बात रखी और उन्होंने कहा इसे पुनः स्थापित करना चाहिए। और उस समय जो माननीय राज्यसभा के सभापति महोदय वाइस प्रेसिडेंट, उनके चेहरे को पढ़ने लायक था। आप लोग भी इससे देखे होंगे, गुजरे होंगे। आज उसे हटा दिया गया, लेकिन मैं इससे कुछ अलग बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वह उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका उस किताब में जहां प्रीफेस वगैरह लिखा जाता है, उसी के बाद था। लेकिन मेरी संज्ञान में किसी स्कूल कॉलेज ने उस उद्देशिका को छात्रों को पढ़कर न सुनाया होगा और न समझाया होगा। 1969 से मेरी स्कूलिंग थी और जब समझ में आया तब से तो मैंने कभी नहीं सुना। गणतंत्र दिवस पर झंडा फहरा के जन गण मन अधिनायक हो जाता था, बच्चों को मिठाई बंट जाती थी, अपने घर चले जाते थे। हम लोग को कभी कभी बच्चों का पिक्चर दिखाने ले जाया जाता था उस अवसर पर। चिंता की बात यह है कि इस उद्देशिका को कभी किसी ने पढ़ा नहीं। किसी ने से मेरा तात्पर्य है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। आज भी नहीं पढ़ रहे हैं। और आज हट गया तो संसद में शोर भी हो रहा है। होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो यह हमारे संविधान का अपमान है। 26 जनवरी के परेड से वीवीआईपी आते हैं, जनगण मंगल होता है, वहां भी संकल्प को नहीं दोहराया जाता। न जाने लोगों को तकलीफ क्या है। इसका परिणाम क्या निकला? आज देश में फांसीवादी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें अपने एजेंडा पे कायम है। आम जनता के बीच में जब उद्देशिका पढ़ाई नहीं गया, न समझा गया, न समझाया गया, तो ये तो होना ही था। आइए आज हम इस पर बात करते हैं आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने भाषण में, संविधान को सौंपने के पहले जो उन्होंने अंतिम भाषण दिया था, उसमें क्या कहा था, उन्होंने क्या चिंता व्यक्त की। क्या उनकी चिंता आज भी जायज है? आप कह सकते हो हाँ या ना, लेकिन मैं जानता हूं वो चिंता आज भी जायज है और झलक रही है। आइए चर्चा करते हैं उस पर। बने रहिए हमारे साथ, धैर्य के। वीडियो लंबा हो तो हो,
लेकिन आप जरूर देखिएगा, ये जानकारी आप तक जानी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान के प्रस्तुति के समय अपने विचारों को रखते हुए कुछ चिंताएं व्यक्त की थी। उसमें पहली चिंता थी कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा। स्वाधीनता को खो चुका है, क्या वह दोबारा भी उसे खो देगा? यानी एक बार उसकी तो स्वतंत्रता खो गई है, क्या दोबारा भी खो देगा? ये उनकी एक चिंता है। आगे कहते हैं कि यही वह विचार है जिसके विषय में भविष्य के प्रति मैं बहुत चिंतित हूं। जो तथ्य मुझे बहुत परेशान करता है वह यह है कि भारत ने पहले एक बार अपनी स्वाधीनता खोई ही नहीं, वरन अपनी ही कुछ लोगों के कृतज्ञता तथा फूट के कारण वह स्वाधीनता आई गई होगी। तो उन्होंने उस पर अपनी चिंता व्यक्त की। मैं अभी वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए उस पोर्शन को छोड़ रहा हूं। आगे उनके दूसरा विचार था, इस विचार से मैं चिंतित हूं इस तथ्य के कारण कि जात और मत मतांतर के रूप में हमारे प्राचीन दुश्मनों के साथ साथ हम विरोधी राजनीतिक मत मतांतर के आधार पर कई राजनीतिक पक्ष बनाते चले जा रहे हैं। यह चिंता और भी अधिक उग्र रूप धारण कर लेती है। क्या भारतीय मत मतांतरों को देश से श्रेष्ठ मानेंगे या देश को मत मतांतरों से श्रेष्ठ मानेंगे? मैं इस बात को नहीं मानता हूं, पर यह सत्य है कि यदि यह पक्ष मत मतांतरों को देश से श्रेष्ठ मानते हैं तो हमारी स्वाधीनता फिर संकट में पड़ सकती है और संभवतः सदैव के लिए हाथ से जाती रहेगी। इस संकट से हम सबको दृढ़ होकर रक्षा करनी चाहिए अपने खून की अंतिम बूंदों तक। अपने खून की अंतिम बूंदों से अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतंत्रात्मक देश होगा। इसका यह अर्थ है कि उस दिन से भारत में जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार होगी। वही विचार फिर मेरे मस्तिष्क में आता है। उसके इस लोकतंत्रात्मक संविधान का क्या होगा? क्या वह इसकी रक्षा कर सकेगा या इसको फिर खो देगा? यह दूसरा विचार है जो मेरे मन में उत्पन्न होता है और मुझे पहले विचार की भांति व्यथित करता है। यह बात नहीं कि भारत लोकतंत्र को जानता ही न था। एक समय था जब भारत गणराज्यों से सुसज्जित था और जहां राजा थे वहां भी या तो वह निर्वाचित होते थे या उनके अधिकार सीमित होते थे। उन्हें परम अधिकार प्राप्त नहीं था। यह बात नहीं है कि भारत संसद या संसदीय प्रक्रिया से परिचित न था। बौद्ध भिक्षु संघ के अध्ययन से विदित होता है कि केवल संसद ही नहीं थी, संघ संसद के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते थे। वरन आधुनिक युग में संसदीय प्रक्रिया के जितने भी नियम हैं उन सब से ये संघ परिचित थे। उनके यहाँ बैठने के प्रबंध संबंधी नियम, प्रस्तावों, संकल्पों, गणपूर्ति, उन्मोदक, मतगणना, साल का द्वारा मतदान,
यानी गोपनीयता। अविश्वास प्रस्ताव व्यवस्था पहले निर्णय हुए अभियोग इत्यादि संबंधी नियम थे। यद्यपि बुद्ध इन नियमों को संघ की बैठकों में लागू करते थे, पर उन्होंने इन नियमों को देश की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था से या राजनीतिक सभाओं में प्रचलित नियमों में से लिया होगा। भारत से यह लोकतंत्रात्मक व्यवस्था मिट गई। क्या वह फिर इस व्यवस्था को मिटा देगा? मैं नहीं जानता, पर भारत जैसे देश में जहां लोकतंत्र के एक दीर्घ काल से अप्रयुक्त रहने से यह एक नई सी वस्तु समझी जाती है, संभवतया लोकतंत्र के स्थान में तानाशाही के होने का संकट वर्तमान है। यानी बाबा साहब ने 1949 में भी तानाशाही की बात कही और आज आप इससे झेल रहे हैं। खासकर पिछले 10 वर्ष तो आप झेल रहे हैं जहां विपक्ष भी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बहुत कुछ संभव है कि यह नवजात लोकतंत्र अपना स्वरूप बनाए रखे, पर वास्तव में अपने स्थान में तानाशाही की स्थापना कर दे। यही हुआ है 2014 में, यही हुआ है 2019 में और यही हुआ है 2024 में। यह घटना पहले भी हुई है, ये तो आपके सामने करंट है। यदि कोई दुर्घटना होती है इस तरह की तानाशाही की, तो दूसरी संभावना के साकार होने की अधिक आशा है, यानी तानाशाही लागू होने के अधिक आशा है। यदि हम लोकतंत्र को केवल रूप में ही नहीं वरन यथार्थ में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ये बाबा साहब ने प्रश्न किया और उसका उत्तर उन्होंने स्वयं ही दिया कि मेरे विचारानुसार सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम संवैधानिक रीतियों को दृढ़तापूर्वक अपनाएं। इसका अर्थ यह है कि क्रांति की निर्मम रीतियों का हम परित्याग करें। उन्होंने आगे बताया वो निर्मम रीतियां क्या है। इसका अर्थ यह है कि सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह की रीति का हम परित्याग करें। आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कोई मार्ग न रहे तब तो इन असंवैधानिक रीतियों का अपनाना बहुत कुछ रूप में न्यायपूर्ण हो सकता है, पर जब संवैधानिक रीतियों का मार्ग खुला हुआ हो तो इन असंवैधानिक रीतियों का अपनाना कभी न्यायसंगत नहीं हो सकता है। ये रीतियां अराजकता के सूत्रपात के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और जितना शीघ्र इनका परित्याग किया जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। यह तो एक चीज उन्होंने बताई सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। दूसरी बात जो हमें करनी है वह यह है कि हम उस सावधानी को बरतें जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने उन सबको बरतने के लिए कहा है जो लोकतंत्र को बनाए रखने में रुचि रखते हैं। ये आपके लिए और हमारे लिए भी है, क्योंकि हम लोकतंत्र को बनाए रखने में रुचि रखते हैं। तो बाबा साहब ने क्या कहा, यानी जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा, उसको बाबा साहब ने लिखा है। वह यह है कि किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपने स्वातंत्र को चढ़ा न दें या उसे वे शक्तियां न सौंपे जो उन्हीं की संस्थाओं को मिटाने की शक्ति दे। महान व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने जीवन पर्यंत देश की सेवा की हो, कृतज्ञ होने में कोई बुराई नहीं है।
पर कृतज्ञता की भी सीमा है। आयरलैंड के देशभक्त डोनियल ओ'कोनेल ने उस विषय में यह ठीक ही कहा है। यह समझने की चीज है मित्रों। अपने सम्मान को खोकर कोई पुरुष कृतज्ञ नहीं हो सकता। अपने सतीत्व को खोकर कोई स्त्री कृतज्ञ नहीं हो सकती और अपने स्वातंत्र को खोकर कोई राष्ट्र कृतज्ञ नहीं हो सकता। अर्थात किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपने स्वातंत्र को चढ़ा न दें या उसे वो शक्तियां न सौंपे जो उसे उन्हीं की संस्थाओं को मिटाने की शक्ति दे। मित्रों, हम लोगों ने 2014 और 2019 में यही गलती की है। हम लोगों ने फुल फ्लैश मेजॉरिटी दे दी, लेकिन उनकी हरकतों से यह समझ में आ गया और अब की उनको फुल फ्लैश मेजॉरिटी नहीं दी गई। आज विपक्ष भी बैठा है, विपक्ष लगाम भी लगा रहा है, विपक्ष सहयोग भी कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बाबा साहब ने क्या कहा? किसी अन्य देश की अपेक्षा भारत के लिए यह चेतावनी अति आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति, ध्यान से सुनिए, भारत में भक्ति या जिसे भक्ति मार्ग या वीर पूजा कहा जाता है, उसका भारत की राजनीति में इतना महत्वपूर्ण स्थान है जितना किसी अन्य देश की राजनीति में नहीं है। धर्म में भक्ति आत्ममोक्ष का मार्ग हो सकता है। धर्म में भक्ति आत्ममोक्ष का मार्ग हो सकता है, पर राजनीति में भक्ति या वीर पूजा पतन तथा अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। ये आपने अभी देखा, हर हर घर घर आपने सुना। पूरे 10 साल तो एक ही व्यक्ति का चेहरा चमक रहा था। तो ये वीर पूजा, ये भक्ति पूजा राजनीति में अंततः पतन या फिर तानाशाही का ही मार्ग है। तीसरा काम जो हमें करना है वह यह है कि केवल राजनैतिक लोकतंत्र से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। माननीय खड़गे जी ने राज्यसभा में यही बात रखी है। अपने राजनैतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में अभिज्ञात करता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के इन सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक पृथक मदों के रूप में नहीं समझना चाहिए। बाबा साहब के कहने का मतलब है स्वतंत्रता, समता और बंधुता, यह तीनों को आप अलग अलग ना समझें, ये तीनों का मिलकर ही प्रभाव है। आगे बोलते हैं, स्वतंत्रता को समता से इन तीनों को मिलकर एक इस प्रकार का संयुक्त रूप बनता है कि एक दूसरे से विच्छेद करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल करना है। स्वतंत्र को समता से पृथक नहीं किया जा सकता, समता को स्वतंत्रता से पृथक नहीं किया जा सकता, और न स्वतंत्रता या समता को ही बंधुत्व से पृथक किया जा सकता है, और न स्वतंत्रता या समता को बंधुत्व से पृथक किया जा सकता है। समता विहीन, उन्होंने आगे कारण भी लिखा, बताया कि समता विहीन स्वतंत्रता से कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभाव
समता विहीन स्वतंत्रता से कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता का प्रादुर्भाव बनेगा। यानी कुछ व्यक्ति अनेक व्यक्तियों पर शासन करेंगे। अगर स्वतंत्रता जो है समता विहीन होगी तो कुछ व्यक्ति अनेकों पर शासन करेंगे। स्वतंत्रता विहीन समता, एक तो था समता विहीन स्वतंत्रता, अब इसी का रिवर्स, स्वतंत्रता विहीन समता, ये व्यक्तिगत उपक्रम का नाश करेगा। स्वतंत्रता विहीन समता यह व्यक्तिगत उपक्रम का नुकसान करेगा। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। उनको प्रवृत्त करने के लिए सिपाही की आवश्यकता है। यह तथ्य स्वीकार करते हुए हमें कार्यारंभ करना चाहिए कि भारतीय समाज में दो बातों का पूर्णतया अभाव है। अब उसमें भी उन्होंने आगे बताया कि भारतीय समाज में दो बातों का पूर्णतया अभाव है, इसमें एक है समता। क्या बोलते हैं बाबा साहब? सामाजिक स्तर पर हमारे भारत में हमारा समाज एक ऐसा समाज है जो क्रमानुसार निश्चित असमानता के सिद्धांत पर आश्रित है, यानी ग्रेडेड इनइक्वालिटी के थ्योरी पर वो आश्रित है, जिसका अर्थ कुछ व्यक्तियों की उन्नति और कुछ का पतन है। उन्होंने स्पष्ट रूप में आपको यह बताने का प्रयास किया कि भारत की जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था है और उसमें जो जातियां बनी हैं, वह जातियां क्रमानुसार एक दूसरे से निम्न होती गई और नीचे से चले तो क्रमानुसार एक दूसरे से उच्च होती गई। समता किसी में नहीं है। आर्थिक, मैं फिर से बोलता हूं, सामाजिक स्तर पर हमारे भारत में हमारा एक ऐसा समाज है जो क्रमानुसार निश्चित असमानता के सिद्धांत पर आश्रित है, जिसका अर्थ कुछ व्यक्तियों की उन्नति और कुछ का पतन है। आर्थिक स्तर पर हमारा एक ऐसा समाज है जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अतुल संपत्ति है और कुछ ऐसे हैं जो निर्धनता में जीवन बिता रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधी भावनाओं से परिपूर्ण जीवन में प्रवेश करेंगे। राजनीतिक जीवन में हम समता का व्यवहार करेंगे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता का व्यवहार करेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति के लिए एक मत, यानी एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट का एक ही मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के कारण एक व्यक्ति का एक ही मूल्य के सिद्धांत का हम खंडन करते रहेंगे। इन विरोधी भावनाओं से परिपूर्ण जीवन को हम कब तक बिताते चले जाएंगे? यदि हम, उन्होंने चेतावनी दी आगे, यदि हम इसका बहुत काल तक खंडन करते रहेंगे, किसका? इस समता, स्वतंत्रता और बंधुता का अगर हम लंबे समय तक खंडन करते रहेंगे तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डाल देंगे। आपने अभी देखा है और बांग्लादेश आपके सामने आ चुका है। यही हास्य श्रीलंका का हुआ था। देश में सब जगह चल रहे हैं। हमें इस विरोध को यथासंभव शीघ्र ही मिटा देना चाहिए, अन्यथा जो असमानता से पीड़ित हैं वे लोग इस राजनीतिक लोकतंत्र की उस रचना का विध्वंस कर देंगे
जिसका निर्माण इस सभा ने इतने परिश्रम के साथ किया है। अब आगे बोलते हैं कि एक दूसरी वस्तु जिसका हमारे यहाँ अभाव है वह बंधुत्व के सिद्धांत का अभिस्वीकरण। बंधुता से क्या अभिप्राय है? बंधुत्व से अभिप्राय समस्त भारतवासियों के भाईचारे की भावना से है। यदि भारतवासी सब एक हैं तो यह वह सिद्धांत है जो सामाजिक जीवन को एकता तथा दृढ़ता प्रदान करता है। इसको प्राप्त करना कठिन है। उन्होंने आगे कहा इसको प्राप्त करना कठिन है और वो उदाहरण भी देते हैं। मैं भी यहां पे उदाहरण नहीं दे रहा हूं। फिर उन्होंने एक राष्ट्र की बात की, जबकि माना जाता है कि अमेरिका सबसे एडवांस कंट्री है और जब उस समय उसका संविधान पारित हो रहा था तो एक राष्ट्र के नाम पर वहां बवाल मचा। चलिए, वो उस समय की बात थी। तो हम भारतवासियों के दिमाग में राष्ट्र शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? तो आप सोच सकते थे कि उनका एक राष्ट्र है अमेरिका। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग यह नहीं सोच सकते थे उस समय कि उनका एक राष्ट्र है, तो भारतवासियों के लिए यह सोचना कितना कठिन है कि उनका एक राष्ट्र है। मुझे वे दिन याद हैं जबकि राजनीति में दखल रखने वाले भारतवासी, भारत की जनता एक शब्द दिया गया था। भारत की जनता शब्दों पर आक्रोश प्रकट कर रहे थे। वे भारतीय राष्ट्र शब्दों को अधिक चाहते थे। भारतीय राष्ट्र शब्दों को अधिक चाहते थे। मेरी यह सम्मति है कि इस बात में विश्वास करके, बाबा साहब ने आगे बहुत बड़ी चेतावनी ये दी है कि मेरी यह सम्मति है कि इस बात में विश्वास करके कि हमारा एक राष्ट्र है, यह भारत एक राष्ट्र है, हम एक बड़े माया जाल में अपने आप को डाल रहे हैं। यानी बाबा साहब ने स्पष्ट नकार दिया कि भारत अभी एक राष्ट्र नहीं है और उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया। क्या बोलते हैं? हजारों जातियों में बटी हुई जनता किस प्रकार एक राष्ट्र हो सकती है? ये यक्ष प्रश्न सबके सामने खड़ा है। हजारों जातियों में बटी जनता एक राष्ट्र कैसे हो सकती है? जितना शीघ्र हम यह अनुभव कर लें कि अभी हम राष्ट्र शब्द के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में राष्ट्र नहीं है, उतना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। कम से कम हमें यह भ्रम तो नहीं रहेगा कि हम एक राष्ट्र हैं। अगर यह भ्रम नहीं रहेगा तो हम एक राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो सकते हैं, क्योंकि यह अनुभव कर लेने पर ही हम एक राष्ट्र बनाने की आवश्यकता का अनुभव करेंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग और साधनों के बारे में गंभीर विचार करेंगे। लेकिन ठीक इसका विपरीत भारतवासियों में हुआ। उन्होंने भारत को एक राष्ट्र मान लिया और इसको राष्ट्र बनाने की ड्यूटी से किनारे हो गए और वो राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग और साधनों के बारे में गंभीर विचार नहीं कर रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति बहुत कठिन है। एक राष्ट्र बनाने के लक्ष्य प्राप्ति भारत के लिए बहुत कठिन है। बाबा साहब एक उदाहरण देते हैं। वो आगे आते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति की समस्या नहीं थी। भारत में जातियां हैं और पहले क्या, हजारों जातियां। यह जातियां राष्ट्रीयता की विरोधनी है। जातियां राष्ट्रीयता की विरोधनी है। सर्वप्रथम इस कारण कि यह सामाजिक जीवन में अलगाव प्रस्तुत करती है। भाई जाति है तो जाति द्वेष होगा,
ईर्ष्या होगा, अलगाववाद बनेगा। ये आप सभी देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण की बात की तो जो बवेला मचा है उससे ये नहीं दिखता है आपको? ये इस कारण भी राष्ट्रीयता की विरोधिनी है कि परस्पर जातियों में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न करती है। परंतु यदि हम वास्तव में एक राष्ट्र के रूप में होना चाहते हैं तो हमें इन सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना है, क्योंकि बंधुत्व तभी सत्य हो सकता है जबकि एक राष्ट्र हो। बंधुत्व के बिना समता और स्वातंत्र्य की जड़ उतनी ही गहरी हो सकेगी जितनी की रंग की सतह की जड़ होती है। घर में पेंट करते हैं ना, तो वो कितनी मोटी होती है, उसे कितनी जड़ होती है, उतनी की ही बात कही बाबा साहब ने कि बंधुत्व तभी सत्य हो सकता है जबकि एक राष्ट्र हो। बंधुत्व के बिना समता और स्वातंत्र्य की जड़ मतलब वो जड़ ही नहीं है। जो कार्य हमारे सामने है उसके बारे में मेरे ये विचार हैं। उन्होंने सीधे स्पष्ट शब्दों में संविधान सभा को अपने विचार बताए कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए। कुछ लोगों को अच्छा न लगे, पर इस बात का विरोध नहीं किया जा सकता कि इस देश में राजनीतिक शक्ति एक दीर्घ काल से चंद लोगों के अधिकार में रही है और आज भी है, और अधिकांश लोग केवल भारवाही पशु, बोझ ढोने वाला पशु ही नहीं बलि पशु तक रहे हैं और हैं। आज एक मानव दूसरे मानव पे जो अत्याचार कर रहा है अपने देश में, और बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, अपने देश में हत्या, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, ये क्या है सर? इस एकाधिकार मतलब जिनके हाथ में सत्ता है, कुछ लोगों के हाथ में सत्ता है, तो उसी को कह रहे हैं, इस एकाधिकार ने उन्हें केवल अपनी दशा सुधारने के अवसर से ही वंचित नहीं रखा। जो डिप्रेस कम्युनिटी है वो अपनी दशा ही नहीं सुधार पाए, वरन इसने उनमें उस तत्व तक को निचोड़ लिया जिसको जीवन का महत्व कहा जाता है, मतलब उनकी गरिमा तक को निचोड़ लिया। यह पर दलित वर्ग यानी डिप्रेस क्लासेस शासित होने से परेशान है। वे स्वयं अपने पर शासन करने के लिए बेचैन हैं, पर दलित वर्गों में इस स्वानुभूति की प्रेरणा को वर्ग संघर्ष या वर्ग युद्ध का रूप ग्रहण नहीं करना देना चाहिए। इससे सभा में विभाजन हो जाएगा, यानी जो एकता बनी है उससे सभा में विभाजन हो जाएगा और वह दिवस वास्तव में प्रलय का दिवस होगा, क्योंकि जैसा अब्राहम लिंकन ने ठीक ही कहा है कि जिस सभा में ही स्वयं मतभेद हो वह अधिक काल तक नहीं टिक सकती। अतः उनकी आकांक्षाओं की जितनी शीघ्र पूर्ति की जाएगी उतनी ही अधिक चंद व्यक्तियों की देश की उसकी स्वाधीनता को बनाए रखने में तथा उसके लोकतंत्रात्मक रूपरेखा को बनाए रखने में भलाई है। यह तभी हो सकता है जबकि समता और बंधुत्व की स्थापना जीवन के सब अंगों में हो। इस कारण मैंने इन पर इतना जोर दिया है। मित्रों, आज बाबा साहब हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन संविधान सभा के रूप में जो उनका यह अंतिम भाषण था, ये आज भी उतना ही शाश्वत है। दूसरे शब्दों में कहें कि आजादी के 75 सालों में भी इस देश में बेसिक चीजें वैसे ही रह गई हैं।
ये आज हमें आपके सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस देश में सांप्रदायिक नफरत, जातिगत द्वेष फैलाने का कार्य किया जा रहा है। लोग उस पर रोटियां सेक रहे हैं। इसलिए 25 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब का ये अंतिम भाषण, अब मैं इसको भाषण कम चेतावनी ज्यादा समझता हूं, और इसलिए मैं कहूंगा उनकी चेतावनियों को ध्यान रखना चाहिए। जय भारत, जय संविधान।